हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सॉल्यूशन के थर्ड एक्सप्लेनेशन में, थर्ड लेक्चर में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोलैलिटी के बारे में, जिसमें ये बताया गया था कि पर किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है, कितने मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है। मींस यू कैन डिफाइन द मोलैलिटी एज द नंबर ऑफ moles of solute dissolved in per kilogram of solvent, that is known as the molality। अब इसमें कई बार क्वेश्चन IIT मेंस में, नीट में क्वेश्चन पूछा गया और एक बार तो बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसने मोलैलिटी में आंसर को, क्वेश्चन को दिया और मोलैलिटी के फॉर्म में आंसर पूछ लिया, या फिर मोलैलिटी के फॉर्म में दिया और मोलैलिटी को आपसे क्वेश्चन पूछा। ऐसे केस में आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे आप मोलैलिटी में अगर क्वेश्चन दिया है तो कैसे मोलैलिटी में कन्वर्ट करेंगे। आप एक क्वेश्चन नोट कर लो। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ ए solution which given concentration is 5 molar and its density is 2.5 ग्राम पर एम। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच गिवन कंसंट्रेशन इज 5 मोलर एंड इट्स डेंसिटी इज 2.5 ग्राम पर एम। तो ये क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा सा ट्रिकी जरूर लग रहा होगा, लेकिन है आसान। हम यहाँ पे इनकी डेफिनेशन के बेसिस पे अगर हम चलेंगे तो काफी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो तो क्या बोला है, गिवन कंसंट्रेशन क्या आपको है, गिवन कंसंट्रेशन जो दिया है वो है 5 मोलर। इसका मतलब क्या होगा, 5 मोल dissolve in 1 liter solution। 5 मोल dissolve in 1 liter solution मीन्स ये आपको सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल मिल चुका है और यहां पे आपको सोल्यूशन के नंबर ऑफ आपको निकालना है। अच्छा, अगर इसमें सोल्यूट का इसने अगर नाम नहीं दिया है और सिंपल से बोला है कि आप इसका मोलैलिटी निकालो, तो आपको यहाँ पे सोल्यूट का नाम हम लोग सपोज कर लेते हैं। जैसे कि आपको सोल्यूट का अगर नाम दिया रहता है कि भाई इसमें सोल्यूट जो डिसॉल्व है वह है H2SO4, अगर सोल्यूट को दिया गया है तो ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ H2SO4 इन ग्राम। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि W इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इनटू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ये अपने लेवल से फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर आपको इसका मास निकालना है किसी भी सोल्यूट का, तो क्या होता है, उसका नंबर ऑफ मोल पता है तो उसके मॉलिक्यूलर मास में मल्टीप्लाई करके हम उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम निकाल सकते हैं। तो कितना नंबर ऑफ मोल है, 5 नंबर ऑफ मोल है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2SO4 का, 98 होता है। ठीक, 490 ग्राम ये मिल गया आपको डिसॉल्व H2SO4 का अमाउंट।
अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का मास निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, फिर वही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 2.5, वॉल्यूम कितना लिया गया है 1 लीटर। क्योंकि हमने दिया था ना यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो 5 मोलर था, मीन्स 5 मोल डिसॉल्विंग 1 लीटर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम है 1 लीटर। आप यहाँ से मास निकाल सकते हो। मास इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है 2.5 ग्राम पर ml, क्वेश्चन में दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया आपने 1 लीटर, मतलब क्या कर सकते हो इसको 1000 ml। कितना हो गया 2500 ग्राम। देखो क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे ग्राम पर ml में था, तो वॉल्यूम को भी हमें क्या करना होगा ml में कन्वर्ट करना होगा। सो हमने वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट कर दिया, कितना आ गया 2500 ग्राम। अब निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। पिछले क्लास में कई बार इसका इस्तेमाल किया था। मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 490। मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 10 9, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 0 हो जाएगा, और ये 2010 कितना होगा इतना ग्राम। अब कन्वर्ट कर लेंगे, मोलैरिटी निकाल लेंगे। मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यही ना फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक। अगर ये ml में है तो ऊपर, अगर ये ग्राम में है तो ऊपर क्या किया हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल कितना है 5 मोल, तो अभी भी रहेगा 5 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया 2010, और ऊपर क्या किया हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो कुछ भी होगा इसको आप सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा 500 अपॉन 201 हो गया, ठीक है। लगभग कितना आ जाएगा 2.5 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपने बड़े इजीली इसको सॉल्व कर लिया। एक बार और रिवाइज करा देते हैं, बता देते हैं क्या बोला। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच गिवन कंसंट्रेशन इज 5 मोलर एंड इट्स डेंसिटी इज 2.5 ग्राम पर ml एंड सोल्यूट इज क्या है H2SO4 है। तो आपको मोलैरिटी दिया है, मोलैरिटी के फॉर्म में क्वेश्चन को पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 5 molar solution means 5 mole solute dissolved in 1 liter solution. तो given concentration 5 molar means 5 mole dissolved in 1 liter solution. So amount of H2SO4 in gram कितना हो जाएगा, आप लोग फॉर्मूला पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल वाले फॉर्मूला में। गिवन मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। सो हमने कितना निकाल दिया 490 ग्राम आ गया। अब क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होगा। पहले से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो। डेंसिटी कितना दिया है सॉल्यूशन का 2.5 ग्राम पर ml। सिंस वो ml में तो हमने वॉल्यूम को भी क्या किया ml में कन्वर्ट करके कितना आ गया 2500 ग्राम। ये क्या हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट मिल गया आपको मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी फार्मूला में अप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो काफी इजी होता है ये, इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है, बस एक बात थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब हम लोग नया कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं जो बहुत ही फेमस है, क्या नाम है मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपको 11th में याद होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काई, इससे CHI काई कहते हैं, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोल फ्रैक्शन ये भी एक प्रकार से क्या है? मास रिलेटेड आपका कंसंट्रेशन टर्म है, जैसा हमने आपको पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बताया था। मोल फ्रैक्शन में क्या होगा? अगर दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस जो आपस में मिक्स हैं तो क्या होता है कि यह एक प्रकार से रेशियो है। जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो उसके नंबर ऑफ मोल्स में हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स का, तो मिलता है मोल फ्रैक्शन। मीन्स यू कैन डिफाइन द मोल फ्रैक्शन एज इट इज द फ्रैक्शन ऑफ number of moles of a definite component divided by the all number of moles of solution। so इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या ऐसे इसको समझा सकते हैं। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए component upon sum of number of moles of all component। तो क्या हुआ? जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं और जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसको इसके राइट साइड में हम डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ए सॉल्यूशन formed by mixing A, B and C, then find mole fraction of A। ये का निकालने का बोल दिया, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसको हम इसके सिंबल के राइट साइड में डिनोट करते हैं। जैसे कि ए का निकालना था तो हम कैसे बोलेंगे? काई ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो मान लो कि ए का तो एन था, बी का नंबर ऑफ मोल एन बी था और सी का नंबर ऑफ मोल एन सी था, तो दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे अगर सी का निकालना होगा तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो ये क्या तरीका होता है मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का? एक आसान सा फॉर्मूला है। अगर ऐसे ये आई टर्म होते हैं तो इनको हम आई की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि यहाँ पे हमने 3 टर्म्स दिया है, मतलब 4 कंपोनेंट से बनाओ, 5 से बनाओ, नंबर ऑफ आई से बनाओ, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोल फ्रैक्शन जो है एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या पूछा गया कि इसमें से कौन सा दिया हुआ कंसंट्रेशन टर्म है जो डायमेंशन लेस है? तो जान जाओ मोल फ्रैक्शन ही एक कंपोनेंट है जो डायमेंशन लेस होता है। ये एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो एक डायमेंशन लेस होता है। अब अगर आप सभी टर्म्स के मोल फ्रैक्शन को आपस में सम कर दो तो कितना आ जाता है? मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 आता है। इसको हम चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि x हुआ x हुआ, ऐसे अगर b का मोल फ्रैक्शन निकाल तो क्या होगा? NB अपॉन Na प्लस NB प्लस Nc। अगर तुम
सब कुछ जोड़ लो। कितना हो जाएगा? Na अपान Na प्लस Nb प्लस Nc। ऐसे ही Nc अपान Na प्लस Nb प्लस Nc। अगर इनको आपस में जोड़ देंगे तो इनका एलसीएम यही होगा, Na प्लस Nb प्लस Nc का एलसीएम हो जाएगा, ये तो यही रहेगा। ऊपर क्या होगा? सबको जोड़ के आ जाएगा वैल्यू Na प्लस Nb प्लस Nc। क्या आ जाएगा सबको? सब्सट्रैक्ट में वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। इससे क्या प्रूफ होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है। मींस x a प्लस b प्लस c इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा? हमेशा 1 आता है, चाहे जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट हो, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 ही होता है। मोल फ्रैक्शन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कई सारे इंडस्ट्रीज वगैरह में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मास रिलेटेड है, सो यह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। मीन्स टेम्परेचर के घटने या बढ़ने का मोल फ्रैक्शन के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं, जैसे काफी इजी पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। If 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolve in particular दे 500 ग्राम वाटर, then find the mole fraction of sodium hydroxide। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल फ्रैक्शन फाइंड करने को बोल दिया, बहुत इजी है, निकाल के देखा जाए। पहला काम हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल लेंगे। कितना होगा? W अपान M के बेसिस पे कितना ग्राम दिया है? 20 ग्राम। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया? 61 70, और ये कितना आ जाएगा फिर? 40। अप्लाई करते हैं, यहाँ कितना आ गया? 0.5 हो गया। ऐसे वाटर का निकाल लिया जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है? 500 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होगा? 18 होता है। 18 टू जा 36। इसको चाहे तो डिवाइड करके तुम कर सकते हो अपने यहाँ पे अपने हिसाब से, चाहे तो हम इनको ऐसे डायरेक्टली बोल देते हैं, लगभग 27.2 के आसपास आएगा। ठीक है, इतना मोल्स आ जाएंगे। अब हम क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछा गया था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज 0.5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सो 0.5 प्लस 27.25, 0.5 अपॉन कितना हो जाएगा? 27.75। इनको सॉल्व कर लोगे, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो काफी आसान क्वेश्चन था। किसी को कोई दिक्कत होगा तो हमसे बाद में पूछ लेगा, इसमें कोई खास परेशानी की चीजें तो नहीं है।
एक क्वेश्चन अच्छा सा लगाते हैं जो कि नीट में पूछा गया है। क्वेश्चन चाहो तो नोट कर लो। फाइंड द मोल फ्रैक्शन, find the mole fraction of 1 molar aqueous solution of glucose। aqueous solution of glucose, ठीक है। और इसमें जो पूछा गया है, किसका मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, वो ग्लूकोज का ही पूछा भी गया है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। किसका, उसमें से इस सॉल्यूशन में किस कंपोनेंट का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का निकालना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पेपर ट्राई करने की कोशिश करो। अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होता है तो आगे फिर प्ले करके देख लेना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड किसका निकालना है, सॉल्यूशन में से मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम चलते हैं। क्या है, 1 मोलर है मीन्स 1 मोल जो डिजॉल्व है सल्यूट किसने, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में, क्योंकि एक्वस बोला है। अकॉर्डिंग डेफिनेशन 1 मोल ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम वाटर। ये ना होगा कि मोलैलिटी का डेफिनेशन यही होता है कि कितने मोल डिजॉल्व है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो सिंस ये एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर इज ए सॉल्वेंट, ग्लूकोज इज सॉल्यूट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मींस 1 मोल ग्लूकोज डिजॉल्व होगा 1 किलोग्राम पानी में। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो मिल गया, कितना है, वह 1 मोल है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपको निकालना, कितना होगा, W/m की बेसिस पे। कितना मास है, 1 किलोग्राम, मतलब कह सकते हो 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18, काटोगे लगभग 55.5 के आसपास आ जाएगा। अब सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 1/55.5 plus 1, that is the 1/56.5 हो जाएगा। क्यों, हमने कहा ना जिसका निकालना है, ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालना था, तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल प्लस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, तो ऐड कर दिया, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये काफी आसान क्वेश्चन है जो 1-2 बार बोर्ड में पूछा गया है और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा है। कई बार बच्चे तो घबरा जाते हैं कि यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, बस बोला है 1 मोलर सोल्यूशन है, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन फाइंड करो, कुछ दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या हेल्प करता है, इसका डेफिनेशन। तो ये था मोलैलिटी के बारे में। अब हमारा अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है ppm मींस पार्ट्स पर मिलियन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करते हैं पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो आप लोगों ने देखा होगा पार्ट्स पर मिलियन के बारे में हमने पहले भी बताया था। जब
कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में बहुत ही कम अमाउंट में मिलता हो, ट्रेसेस में मिलते हो, वहां पे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ppm का इस्तेमाल करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन मीन्स 1 मिलियन पार्टिकल्स में रिक्वायर्ड कंपोनेंट की कितने पार्टिकल्स हैं। जैसा कि इसका नाम से क्लियर हो रहा है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, बोलते हैं कि वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डिसॉल्व हैं। तो अब वाटर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बताना होगा, तो वहां पे इतना कम अमाउंट ऑफ वाटर ऑक्सीजन रहता है कि किसी कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी फॉर्म में कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इनको कैलकुलेट करना बहुत कठिनाई होगा, बहुत कम अमाउंट में रहते हैं। तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं ppm का, या जिसे बोल दिया गया कि नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल इन इन्वायरमेंट है, SO2 का लेवल इन इन्वायरमेंट है, तो वहां पे हम ppm का इस्तेमाल करते हैं। और भी अगर कम अमाउंट में रहा तो हम ppb का इस्तेमाल करते हैं, पार्ट्स पर बिलियन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ppm तक की बात किया हुआ है। तो मतलब समझा आप लोगों ने, ppm मीन्स क्या है, टोटल 1 मिलियन पार्टिकल्स में किसी डेफिनिट कंपोनेंट के कितने पार्टिकल्स हैं। जैसे हमने बोला कि नाइट्रस ऑक्साइड इन्वायरमेंट में 50 ppm है, मीन्स कि हम अगर 10 लाख मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें से 50 मॉलिक्यूल किसके होंगे, नाइट्रस ऑक्साइड के होंगे। अगर बोला गया कि 500 ppm ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन वाटर है, मतलब 10 लाख मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें से 500 मॉलिक्यूल किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ppm इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ ए डेफिनिट सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू 10⁻⁶ होता है। क्या बताया गया, ppm को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जिस भी पार्टिकल को, जिस भी कंपोनेंट का आपको ppm निकालना है, तो देखिए कि कुल कितने उसके पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल और पार्ट्स ऑफ ए डेफिनिट सब्सटेंस अपॉन वहां कुल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या फिर कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, और हमने यहाँ पे पार्ट्स भी कर दिया इंटू 10⁻⁶। तो ये काफी आसान सा इसका फार्मूला होता है। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। इफ if 10⁻³ particles of NO present in 5 into 10⁵ particle of air, then find the concentration of NO in ppm। तो यहाँ पे NO का कंसंट्रेशन आपको ppm के फॉर्म में फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ppm ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इक्वल टू हो जाएगा कुल कितने नाइट्रस ऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं, तो कितने पार्टिकल हैं, 10⁻³ अपॉन टोटल कितने पार्टिकल हैं एयर में, तो वो कितना है 5 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻⁶। कैंसिल कर देंगे, एक जो डिजिट रहेगा यहाँ पे हो जाएगा
10 to the power 4/5। इसको हम कह सकते हैं 10/5 into 10 to the power 3, कितना आ गया 2 into 10 to the power 3 ppm हो गया। मतलब 10 लाख एयर मॉलिक्यूल में 2000 NO के मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो काफी इजी था। अब ppm जो है एक तरह से क्या, ये भी इसको मास के टर्म में भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, इसको हम लोग मास परसेंटेज के फॉर्म में, मास वर्सेस वॉल्यूम के फॉर्म में, या वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। तो ऐसे ये क्वेश्चन का हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, कैसे उसको हमने इस्तेमाल किया है पीपीएम के फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन नोट कर लो। फाइंड द concentration of oxygen in water if given concentration is 2 into 10⁻³ ग्राम per liter solution and density is 1.5 ग्राम per ml। ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया है। तो अब यहां पे कैसे इसको सॉल्व किया जाए। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इफ गिवन कंसंट्रेशन इज 2.3 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन एंड डेंसिटी इज 1.5 ग्राम पर ml। वाटर किस फॉर्म में करना है, इन पीपीएम के फॉर्म में हमें इसको अगर सॉल्व करना है तो देखा जाए कुल सल्यूट का कितना मास है। यहां पे सल्यूट मास जो दिया है वो कितना है 2 into 10⁻³ ग्राम है। ठीक, अब यहां से हमें सोल्यूशन मास निकालना होगा। सोल्यूशन का मास हमें निकालना होगा जो कितना है 1 लीटर मीन्स को 1000 ml कह सकते हैं और डेंसिटी कितना दिया है 1.5, तो कितना होगा 1500 ग्राम हो गया। अब क्या मिला हमको कि मतलब 1500 ग्राम सोल्यूशन में 2 into 10⁻³ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो इसको पीपीएम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया जाए। कुल कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है 2 into 10⁻³ और कुल सॉल्यूशन का कितना मास है 1500 into 10⁻⁶। सॉल्व किया जा सकता है, पावर कट के हुआ 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 20/15 हो जाएगा। इसके 3 जीरो से ये बैलेंस हो गया, 1 जीरो आगे 20 कर दिया, बाकी तुम जानते ही होंगे कितना आ गया 4/3 कैंसिल करोगे 1.33 ग्राम। मतलब ये साफ हुआ कि 1 मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 1.33 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे ग्राम
पर मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितना आ गया? 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 1.33 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आया। तो ऐसे क्या लिखा हमने? ppm को हम मास के टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई जो नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे ही करेंगे। कई बार कंफ्यूजन ऐसे होते हैं, कई बार बच्चे से सोचते हैं कि सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे ही कैलकुलेशन किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा आपको एनसीईआरटी में भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, आप लोग उसमें से इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करके देख लेना। कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछ लेना। ऐसे ही अगर और ट्रेसेस में है तो हम पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला सब कुछ वैसे रहता है, सिर्फ यहाँ पे हम 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पीपीबी की फॉर्म अगर शॉर्ट में मैं बता देता हूं, अगर पीपीबी है तो क्या करते हो? नंबर ऑफ पार्ट्स और पार्टिकल ऑफ डेफिनिट सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल और पार्ट्स इंटू 10 to the power 9। ये हो जाएगा आपका पीपीबी के फॉर्म में होगा। इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, बहुत ही ट्रेसेस अमाउंट में अगर कुछ प्रेजेंट है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था लगभग सभी प्रकार के कंसंट्रेशन टर्म्स का हम लोगों ने स्टडी कर लिया, जो आपको पिछले क्लास 11th में भी था और 12th में भी है। अब हम लोग इस चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो स्टार्ट होता है टर्म सॉल्युबिलिटी से। तो स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन 12th में इसको हम लोग थोड़ा टेक्निकली एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और इसका भी स्टडी करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी पे असर डालते हैं, जिनका सॉल्युबिलिटी पे फर्क पड़ता है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी है क्या, सॉल्युबिलिटी क्या है। तो इसको हम लोग सिंपल सा ऐसे समझ सकते हैं कि एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट द डेफिनिट टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पे हम कुल कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाते हैं, वो क्या होगा? उसका सॉल्युबिलिटी होगा। मीन्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be maximum amount of solute which can be dissolved in a definite volume of solvent, that should be its solubility। अब देखिए, इसको हम लोग सिंपल से देखते हैं एक एग्जांपल लेकर के। जैसे कि अगर ये सॉल्वेंट है, मान लो कि ये सॉल्वेंट में कितना है? 1 लीटर है। टेम्परेचर कितना इसका है? टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री है और प्रेशर कितना है? T है। तो उस समय हम क्या करते हैं? शुरुआत में मान लो कि हमने 20 ग्राम डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो गया। 30 ग्राम डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो गया। 150 ग्राम डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो गया। लेकिन अब इसके बाद हम डिसॉल्व करते हैं 160 ग्राम में डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूट को, तो वो डिसॉल्व होना बंद हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर T, कांस्टेंट प्रेशर P में 1 लीटर सॉल्वेंट के सॉल्युबिलिटी कितना हुआ? 150 ग्राम हुआ। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है
वह कई सारी बातों पे निर्भर करता है। सॉलिबिलिटी को हमने क्या बोला? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए solute which can dissolve in unit volume of solvent at constant temperature and क्या बोला? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट विच कैन डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कोई क्वेश्चन ये पूछे कि क्यों डिसॉल्व होना बंद हो गया, या सॉल्बिलिटी ऐसे क्यों एक किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए क्यों सॉल्बिलिटी की वैल्यू फिक्स है। तो आप देखो, शुरुआत में जब सॉल्यूट की अमाउंट कम था तो ये इसमें जब डिसॉल्व किया गया होगा तो इनके पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़े में टूट करके इसमें इनके इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस में आकर के सेट कर गए होंगे। जब आप सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते गए, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भरता गया सॉल्यूट से। अब क्या होता है, जब तुम वैल्यू को बढ़ाते गए तो ये अपने को सॉल्युलाइज किया और इनके पार्टिकल्स उनके इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस में आकर खुद को सेट करते गए। जब 150 ग्राम हमने डिसॉल्व कर दिया तो पार्टिकल्स का सॉल्युलाइजेशन कम हो गया या फिर सॉल्युलाइज करना बंद हो गया। ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या कहते हो? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हो। मतलब आपने देखा होगा सॉल्यूशन को दो प्रकार से बोला गया कि अगर किसी सॉल्यूशन में हम और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके तो होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन में हम और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व न कर सके तो वो क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस बोला गया कि अगर सॉल्यूशन में unsaturated means more solute can dissolve। इसमें unsaturated में क्या होगा? no more solute can dissolve at constant temperature and pressure। तो क्या देखा यहाँ पे? अनसैचुरेटेड में मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये क्या हुआ? सॉल्यूशन के दो बातें आता है। अब हम बात करते हैं कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड जो कंडीशन था, इसको सैचुरेटेड करना चाहिए। तो जो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आखिर होता क्या है? तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं एक्चुअली में वो जो है इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं। इक्विलिब्रियम आपने 11th में पढ़ा होगा। मीन्स अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तुम और ज्यादा सॉल्यूट को मिलाया जाएगा तो वहां पे रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब समझ जाओ कि जब हमने यहाँ पे 150 ग्राम से ज्यादा अगर सॉल्यूट डिसॉल्व करना शुरू किया तो अगर हम उसको डिसॉल्व करेंगे, एक तरफ से अगर वो डिसॉल्व होगा तो दूसरी तरीके से क्या करेगा? खुद को क्रिस्टलाइज करेगा। मीन्स कह सकते हैं इन saturated solution
इक्विलिब्रियम अटेन, सो rate of dissolution equal to rate of crystallization, rate of crystallization। बोला गया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम अटेन, सो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। इसी कारण से एट द कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे हम सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा सॉल्यूट को सॉल्युबलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ समझ लिया होगा सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी पे फर्क डालते हैं, जिनका असर सॉल्युबिलिटी पे पड़ता है। तो हम देखते हैं अब फैक्टर्स affecting solubility, factors affecting solubility। यहां पे हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स। मुख्य रूप से दो फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी पे फर्क डालते हैं। पहला जो होता है वो है टेम्परेचर, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रेशर। पहला जो होता है वो है टेम्परेचर, दूसरा क्या है आपका प्रेशर। तो हम पहला पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे कि किसी भी सॉल्यूट का डिसॉल्व होना या न होना यह सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है और कई सारे फिजिकल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो आप जानते हो कि कई बार हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, तो वो डिसॉल्व होने के बाद या तो हीट को रिलीज कर सकते हैं या फिर हीट को रिक्वायर कर सकते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मीन्स आप कह सकते हो कि सॉल्यूट के डिसॉल्व होने पे या तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो सकता है या फिर प्रोसेस एंडोथर्मिक हो सकता है, और इन दोनों ही प्रोसेस पे अलग अलग तरीके से टेम्परेचर का असर पड़ेगा। यहां पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल का। तो हम पहले बात करते हैं इफ सॉल्यूट शो एक्सोथर्मिक, सॉल्यूट शो एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन dissolution। If solute shows exothermic process in dissolution, तो क्या होगा? अगर जैसे कि आपने देखा होगा कई बार कैल्शियम ऑक्साइड को, चूना पत्थर जो है, जब पानी में मिलाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कई और भी, जैसे कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड है, पानी में मिलाते हैं, तो क्या होता है, ये जब सॉल्युबलाइज करते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन भी करते हैं और हीट को रिलीज करते हैं। तो ऐसे और भी कई तरह के सॉल्यूट हो सकते हैं जो पानी में मिलाते ही हीट रिलीज करते हैं। तो वो क्या हुए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस को शो किया
और अकॉर्डिंग टू ली चेटियर प्रिंसिपल अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो उस प्रोसेस को फॉरवर्ड करने के लिए टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर को हमेशा लो होना चाहिए। मींस फॉर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर शुड बी लो होना चाहिए। तो यहां पे एक सल्यूट शो द एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन डिसोल्यूशन। In such case, temperature should be क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। टेम्परेचर शुड भी यहां पे क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर को होना चाहिए। अगर टेम्परेचर लो होता है तो वह और क्विकली खुद को डिसॉल्व करेंगे। ऐसे ही इफ endothermic process for dissolution of solute। इसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई सल्यूट को हमने डिसॉल्व किया, अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो रहा है, हमने इसको गर्म कर दिया क्योंकि डिसॉल्व हो गया। चाकू को अगर डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे, गर्म करोगे तो शायद डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसे ठंडे पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। तो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे सल्यूट होते हैं जो ठंडे पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं लेकिन गर्म करते ही डिसॉल्व हो जाते हैं। वहां पे क्या होता है, वहां पे सल्यूट जो है वह एंडोथर्मिक प्रोसेस को शो करता है। कारण क्या है इसको हम अभी आपको थर्मोडायनेमिकली एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल देखते हैं, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस शो करेगा तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू ली चेटियर प्रिंसिपल क्या होगा, यहां पे हाई टेम्परेचर इंक्रीज सॉलिबिलिटी, हाई टेम्परेचर इंक्रीज सॉलिबिलिटी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी क्या होगा, यहां पे बढ़ जाएगा। तो क्या देखा हमने, अब इसको हम शॉर्ट में करें एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, हमें लो टेम्परेचर चाहिए और एंडोथर्मिक के क्या चाहिए, हमें हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक, डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए हमें लो टेम्परेचर और एंडोथर्मिक के लिए हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए सॉलिबिलिटी के लिए। ये तो कुछ बातें था, जब हम एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर का क्या असर पड़ा। अब हम देखते हैं प्रेशर के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे कि लिक्विड और सॉलिड के ऊपर प्रेशर का बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जो लिक्विड होंगे और सॉलिड होंगे वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होंगे, इनके वॉल्यूम में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कह सकते हो फॉर dissolving solid in liquid, for dissolving solid in liquid, there is no any effect of pressure। किसी सॉलिड को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों?
क्योंकि सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और जब इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते तो इनको डिसोल्यूशन में कोई खास असर प्रेशर का नहीं पड़ता है। तो ये तो पहला हो गया, अगर हम एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर का और प्रेशर का। अब दूसरा देखते हैं, अगर हम एक गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका क्या असर दिखेगा। Dissolving gas in liquid, dissolving gas in liquid, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। डिसॉल्विंग गैस इन लिक्विड, इसको अच्छे समझ लेना होगा, यही से आपको फिर हेनरी लॉ स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि किसी गैस के लिक्विड में डिसॉल्व होने पे क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर का और प्रेशर का। इसके पहला देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर। स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व रहते हैं। आप लोगों ने गर्मियों का मौसम है, कई बार कोल्ड ड्रिंक लिया होगा, सोडा वाटर को आपने पिया होगा, वहां पे आपने महसूस किया होगा या बताया गया होगा कि इसमें CO2 गैस को डिसॉल्व किया गया रहता है। तो वो गैसेस कैसे डिसॉल्व करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उन गैसेस के डिसॉल्व करने पे असर डालते हैं। तो पहला जो फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम से। जैसे देखो, मान लो यहां तक लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है और इसके ऊपर क्या है, ये गैस पार्टिकल्स हैं, ये गैस पार्टिकल्स हैं। कुछ गैस पार्टिकल्स के अंदर डिसॉल्व हैं, लिक्विड के कुछ गैस पार्टिकल डिसॉल्व है। और ये हमने लगा दिया पिस्टन, ये एक पिस्टन है। गैस, ये गैस है, यहां से यहां सब गैस फेज है, ये सॉल्यूशन है। और ये सब क्या है, गैस पार्टिकल है, गैस पार्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इसके पर्टिकुलर वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल काफी दूर दूर हैं, और जब यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल काफी दूर दूर हैं तो यहाँ पे गैस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में काफी कम है। अब जब हम इस पिस्टन को प्रेस करते हैं, इसको यहां से दबाया जाए, तो पिस्टन कहां, यहां तक आ चुका है। अब जब पिस्टन यहां तक आ चुका है, ये आप लिक्विड आपका है, सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, और ये गैस के पार्टिकल्स काफी नजदीक आ चुके हैं। सॉल्यूशन में भी गैस के पार्टिकल काफी पास पास आ चुके हैं। सॉल्यूशन में भी क्या देखा आपने, गैस के पार्टिकल काफी पास पास आ चुके हैं। तो आपने ये देखा कि सॉल्यूशन में अब गैस के मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। यहां पे किसी भी जगह देखोगे गैस के एक डेफिनिट वॉल्यूम में गैस के पार्टिकल अब ज्यादा होंगे, मींस अब गैस का कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन क्या है, ज्यादा है। तो हमें क्या समझ में आया कि जब हम सॉल्यूशन किसी गैस के ऊपर अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है।
इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया, आपने फिर समझ लो एक बार। पहले क्या था, गैस के मॉलिक्यूल काफी दूर दूर थे, सॉल्यूशन के अंदर भी गैस के मॉलिक्यूल काफी दूर दूर हैं और प्रेशर कम है। जब हमने प्रेशर को बढ़ाया, पिस्टन को कंप्रेस करके काफी नजदीक ला दिया, तो गैस के मॉलिक्यूल काफी पास पास आ गए और सॉल्यूशन के अंदर भी गैस के पार्टिकल क्या होंगे, काफी पास पास आएंगे। फिर ये भी अपने में इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। गैस के मॉलिक्यूल इस वाटर में एंट्री करके खुद को सॉलिडाइज करेंगे, कुछ खुद को बाहर लेके आएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे करके ये भी एक इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। लेकिन हमने ये देखा, इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद भी सॉल्वेंट के अंदर गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा है, मींस गैस का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। और इस बात से प्रूफ होता है कि अगर प्रेशर बढ़ाया जाए किसी लिक्विड के सरफेस पे प्रेजेंट गैसेस के ऊपर, तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखो, गैस कितना ज्यादा सॉल्युबलाइज करेगा लिक्विड के अंदर, यह गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम एग्जांपल देखें ऑक्सीजन का किसी भी लिक्विड के अंदर सॉल्युबलाइज होने के बारे में, तो ऑक्सीजन बहुत ही कम डिसॉल्व करता है, लेकिन जितना भी डिसॉल्व करता है उतने ही ऑक्सीजन से पूरा एक्वेटिक लाइफ चल रहा है, चाहे ओशियन में हो, चाहे सीज में, चाहे आपका लेक में हो, चाहे रिवर में हो, पॉन्ड्स में हो, जहां पर भी होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण से ऑक्सीजन डिसॉल्व करता है वाटर में, और वही डिसॉल्व ऑक्सीजन उस एक्वेटिक लाइफ के लिए यूजफुल है। तो ऑक्सीजन क्या होगा, O2 लेस सॉल्युबल पर। लेकिन अगर वही हम HCl के बारे में बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करें, ये भी एक प्रकार का गैस है जो पानी में क्या है, हाईली सॉल्युबल है। तो आपने क्या देखा, कुछ गैसेस है जो पानी में हाईली सॉल्युबल है और कुछ गैसेस पानी में लेस सॉल्युबल है। तो वो कौन सा फैक्टर है जो गैसेस को इस कारण से बनाता है कि वो ज्यादा सॉल्युबल होगा या कम सॉल्युबल होगा? तो जान जाओ, बहुत बड़ा फैक्टर है गैस के मॉलिक्यूल का नेचर। गैस मॉलिक्यूल हैविंग हायर पोलराइजेशन, और डाइपोल मोमेंट। बहुत खास बात है, डाइपोल मोमेंट हैव हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जो गैस के मॉलिक्यूल का ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, उसका वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। वान डेर वाल्स फोर्स भी इसके लिए बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्स भी पोलराइजेशन पे ही निर्भर करता है। इसके अलावा जिन गैसेस का आपने 11th में पढ़ा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, तो जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। गैसेस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, have higher solubility in water, with higher solubility in water। जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उनका वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। तो ये कुछ बातें था गैस के सॉल्युबिलिटी का लिक्विड के या खासकर से वाटर में।
तो ये पहला इफेक्ट हुआ किसका, प्रेशर का हुआ है। दूसरा जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर। तो दूसरा जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो, अगर जब तुम किसी गैस को अगर पानी में या किसी लिक्विड में डिजॉल्व करते हो तो एक प्रकार से क्या हुआ, इस गैस का फेज चेंज हुआ है, वो गैस से कहां आ गया है, लिक्विड फेज में आया है। और आप जानते हो जब कोई गैस को तुम क्या करोगे, लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो वो मोस्टली प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और जब आपने देखा है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। मीन्स कि व्हेन अ गैस इज solubilized in water or any liquid, then it changes its phase from gas to liquid state. In such condition, it acts as an exothermic process. And you know that for exothermic process, temperature should be low. So you can say that at the low temperature, gas is better solubilized in water or any liquid. इसको आप कह सकते हो lower the temperature, greater the solubility of gas in liquid। बोला गया कि जितना आप टेम्परेचर को कम रखते हो उतना गैस इजीली सॉल्युबलाइज करता है। इसके पीछे मैं कारण बता चुका है, क्योंकि जब गैस को लिक्विड में सॉल्युबलाइज करते हो तो गैस का फेज चेंज होता है, वो गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस को अगर फेवर करना है, आगे बढ़ाना है, तो टेम्परेचर को लो रखना होगा। इस कारण से क्या होता है, लो टेम्परेचर पे गैस ज्यादा सॉल्युबलाइज करते हैं और हाई टेम्परेचर पे गैसेस वाटर से बाहर आ जाते हैं। इसी कारण से एक्वेटिक लाइफ जो है वो कम टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छे से कंफर्ट महसूस करता है, वो बड़े अच्छे से रह सकते हैं कम टेम्परेचर पे। और हाई टेम्परेचर होने पे एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये कुछ बातें थी सॉल्युबिलिटी के बारे में। इसके आगे की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक तुम लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, पूरे प्रोसेस को एक बार पढ़ लेना और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। और अपने बाकी दोस्तों को भी इसको शेयर कर दो ताकि वो लोग भी अपना इससे कुछ ज्ञान बढ़ा लें, बोर्ड एग्जाम विषय की तैयारी कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।